नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमारे अनेक किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वो इसकी बुआई करते समय लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करते हुए बुआई किस तरह से करें, इसके लिए देखिए ये खास। इस टाइम नवंबर महीना जो अपना चल रहा है, इस टाइम गेहूं की फसल के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम किसान भाइयों, अपन जिस भी खेत में या जिस भी जगह अपन अगर गेहूं बोना चाहते हैं तो उस पर पहले अपन को खेत की तैयारी करनी चाहिए। तो खेत की तैयारी में सर्वप्रथम अपने को खेत का चयन, जिस खेत में अपन गेहूं का बुआई करना चाहते हैं उसमें अपन अच्छे से उसको पहले आरू वगैरह या डिस वगैरह से कटवा दें। उसके बाद उसमें एक बाल लगवा दें। उसके बाद अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद जो भी आपके पास उपलब्ध है वो अपन को खेत में, जैसे गोबर की खाद हुई 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल दें। ध्यान रखें किसान भाई, गोबर की खाद डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि गोबर की खाद ज़्यादा सूखी खाद न डालें। उस खाद को अपन को खेत में डाल दें और उसको बिछाकर अच्छी तरह से उसकी जुताई करके पाटा लगा दें। ये तो अपना हो गई खेत की मतलब तैयार। गेहूं से भरपूर उपज के लिए खाद एवं उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण की अनुशंसा के अनुसार करें। सिंचित गेहूं में 100 से 125 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो सल्फर और 40 से 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 या आधी मात्रा बुआई के समय, 1/3 या आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय कतारों के बीच में डालनी चाहिए। अब उससे पहले अगर आपकी खेत में दीमक की प्रकोप है, आपने देखा है पहले अपने खेत में दीमक लग रही है, तो आप दीमक के उपचार के लिए भूमि उपचार पहले कर सकते हो। उसके लिए अपने क्या करना है कि क्विनोलफोस 1.5% नाम से एक पाउडर आता है इंसेक्टिसाइड, वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में डाल सकते हैं। अंतिम जुताई से पूर्व लास्ट में पाटा लगा दे और खेत को तैयार कर दे। बीज दर एवं बुवाई विधि। चुनी हुई किस्म के बड़े बड़े साफ, स्वस्थ और विकार रहित दाने जो किसी उत्तम फसल से प्राप्त कर सुरक्षित स्थान पर रखे गए हों, उत्तम बीज होते हैं। सिंचित गेहूं की बुआई के लिए बीज दर 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीज को रात भर पानी में भिगोकर बोना लाभप्रद है। फसल को बीज जनित रोगों से बचाने हेतु बीज को 1 ग्राम टेबुकोनोजोल प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। दीमक के कारण पौधों में पीलापन के साथ सूखने की समस्या आती है। बचाव हेतु 5 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद एजिटोबैक्टर कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर तुरंत बुआई करें। उसके बाद अपन ने पाटा लगा दिया। उसके बाद अपने को बीज काम में लेना है। सबसे पहले मैं आपको जो कुछ उन्नत किस्में हैं उसके बारे में बता देता हूं। जैसे गेहूं की अपने जयपुर ज़िले में बात करें तो गेहूं की राज सीड के नाम से बहुत सारी वैरायटी चल रही है। जैसे राज सीड 4079, राज सीड 3077, राज सीड 4120, 4238, 711, 502, इन वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी काम में ले सकते हो। तो इस टाइम नवंबर महीना जो अपना चल रहा है, इस टाइम गेहूं में खरपतवार नाशी का प्रयोग 2 तरह से किया जा सकता है। फसल खरपतवार उगने से पहले प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी गेहूं की बिजाई के तुरंत बाद पैंडीमैथिलीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से उगते हुए खरपतवारों का नाश किया जा सकता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि मजदूरों की कमी के चलते किसान समय पर आलू की बोनी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कृषि अभियंताओं ने आलू बुआई यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है और इस यंत्र से बोनी करने से आपको क्या लाभ है, आइए जानते हैं कृषि इंजीनियर DK द्विवेदी से। किसान भाइयों, ये आलू बुवाई के लिए प्लांटर जो है ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र है। ये ट्रैक्टर में लगा करके पीछे चलाते हैं हम। ये 2 तरह के बनते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक।
जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर होता है वो 4 रो का बनाया जाता है और जो ऑटोमेटिक होता है वो 2 रो और 4 रो का बनाया जाता है। जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर होता है उसके अंदर हमें 4 रो के लिए 4 आदमियों की बिठाने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको 4 रो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर भी कहते हैं कई जगह। और जो ऑटोमेटिक प्लांटर होता है उसमें किसी भी प्रकार की आदमी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हम ट्रैक्टर में लगा करके एक बार उसके अंदर आलू का बीज भर दें और ये चलाएं खेत में तो आराम से वो अपने आप सारे कार्य करता है। लेकिन वो कीमत लागत अधिक होती है। दूसरा उसमें कुछ और अन्य लिमिटेशन भी हैं। उसमें आपका जो आलू का बीज है वो सुनिश्चित है कि इतने से इतने साइज का होना चाहिए, क्योंकि उसमें कप या नोज टाइप की जो होती हैं या तो उसके अंदर रखा जाता है, उस पर कप पे रखा जाता है, या जो नोज है उनसे आलू को पकड़ा जाता है। तो उसकी एक लिमिटेशन है कि इतने से छोटा नहीं होना चाहिए, इतने से बड़ा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से ऑटोमेटिक प्लांटर में आवश्यकता होती है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी जो बनावट हम देखें तो जो सीड बनावट बिल्कुल सीड ड्रिल की तरह होती है। इसमें एक तो खाद का बक्स होता है जिससे हम चारों रो में 4 फ्लूटेड डोरर लगे रहते हैं, तो जितना चाहें उतना नियंत्रित करके खाद हम डाल सकते हैं। दूसरा एक बक्स होता है जो 4 खन में 4 नीचे जाकर के 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, और इसके 4 रो के लिए 4 जो है रोटरी सेल लगे रहते हैं। रोटरी सेल के माध्यम से जो आदमी जो बैठता है पीछे वो एक हाथ से उठा करके वो सेल के अंदर आलू को रखता जाता है। और इसमें जो ट्रैक्टर में जब हम हिच करके चलाते हैं तो जैसा सीड ड्रिल में ड्राइव व्हील होता है जिससे सीड और फर्टिलाइज़र का बक्स की चाल मिलती है, इसी तरह से इसमें ये रोटरी जो सेल होता है उसको चाल मिलती है। ये घूमता जाता है तो ये जा कर के जैसे ही जो है ट्यूब के सामने आता है ये गिर जाता है। किसानों के लिए आलू की बुवाई एक अत्यंत खर्च वाला काम होता है, परंतु आलू बोने वाले यंत्र की सहायता से बुवाई का काम कम खर्च में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस यंत्र में काफी सारे भाग होते हैं। इसमें एक लोहे का फ्रेम होता है जिस पर फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है जिनमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। ये डिस्क चेन द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक सीट लगी होती है जिस पर आलू डालने व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रिजर लगे होते हैं जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद फौरन उसे मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। किसान भाइयों, इसको चलाने के लिए 35 HP ट्रैक्टर से अधिक ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है जो सेमी ऑटोमेटिक है। लेकिन जो ऑटोमेटिक प्लांटर होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के बन रहे हैं, वो 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। दूसरा जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर है उसकी कीमत भी 60 से 70 हज़ार रुपये के लगभग होती है, और जो फुली ऑटोमेटिक प्लांटर होते हैं उनकी कीमत एकदम से जस्ट दुगनी हो जाती है। 90,000, 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, इस तरह से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यहाँ मानव शक्ति का उपयोग प्लस में होता है, वहाँ मानव शक्ति का उपयोग घट जाता है, लेकिन मशीन का मूल्य बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इन यंत्रों की कीमत इनमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित होती है। आज बाजार में 2 से लेकर 4 डिस्क वाले यंत्र मौजूद हैं, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की अनुमानित कीमत लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए है और ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की कीमत 1 लाख से 1,40,000 रुपए है। राज्य शासन इन यंत्रों की खरीदी पर किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराती है। किसान भाई इन यंत्रों से जुड़ी अधिक जानकारी और अनुदान के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। हमें जितना एकड़ खेत बोना है, लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ खेत की बुवाई हम कर सकते हैं। 1 घंटे में लगभग वही 4 से 4.5 लीटर डीजल का खर्चा भी लोड के ऊपर पड़ता है।
किसान भाइयों, कृषि यंत्रों की विशेष जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। हमारे संस्थान में कई बार 3 दिवसीय और 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनके माध्यम से आप कृषि यंत्रों का, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग, रख रखाव, इसकी सबकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अपने राज्य में बेर की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि इनके बाग अपने प्रदेश में आसानी से लग जाते हैं और इससे किसानों को अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन कभी कभी इन बागों में कीट और रोगों के अधिक प्रकोप से नुकसान भी हो जाता है। तो बागवान बेर के बाग में इस समय कौन कौन सी जरूरी उपायों को अपनाएं जिससे बेर के बाग से अधिक फल उत्पादन मिले, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। बारिश जहाँ ज़्यादा होती है तो घास भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बगीचे में, तो थावलों को साफ रखते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखें कि कोई भी शाखाएं ज़मीन से नहीं टकरानी चाहिए, मतलब क्योंकि सॉइल सरफेस से जो शाखा टच होती है उसमें जो सॉइल बोर्न डिजीज है वो उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कोई भी फल वृक्ष का बगीचा हो उसमें ये विशेष ध्यान रखें कि ज़मीन से लगती हुई कोई शाखाएं हैं तो उनको काट दें। किसान भाइयों, फलों में बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका फल काफी सस्ता होता है और आसानी से सभी जगह पर मिल जाता है। इसके बाग अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। इसकी बागवानी से किसान अच्छा लाभ भी कमाते हैं। किसान भाइयों, बेर के बाग में पुष्पन से फलन की अवस्था पर कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप भी होता है। जो बागवान इसकी सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। एक इसका जो मुख्य रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको छाछिया रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर सबसे पहले जो इसका प्रकोप होता है पत्तियों के ऊपर आता है, तो पत्तियों पे जैसे राख जैसे सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है पत्तियों के ऊपर, क्योंकि ये जो रोग है पहले पत्तियों पे आएगा, उसके बाद में फलों पे आएगा, तो फल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और मार्केट में उसका दाम अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए फंजीसाइड जो जैसे केराथेन है या कोई भी जो सिस्टेमिक फंजीसाइड वगैरह होती है उनका हम स्प्रे करते रहें और अपने फल बगीचे को इन कीट बीमारियों से दूर रखें। बागवान भाइयों, यदि बेर के फलों पर काले धब्बे दिखाई दें तो इसकी रोकथाम के लिए 250 ग्राम मैंकोजेब 75 WP का 100 लीटर पानी में घोल तैयार करके 15 दिनों के फासले पर छिड़काव करना चाहिए। जो अपनी फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जिसको बोलते हैं, क्योंकि बेर में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है फल मक्खी का, तो फल मक्खी क्या करती है, जैसे ही हमारा फल बन जाता है उसके बाद में उस नई ग्रोथ, मतलब जो डेवलपिंग फ्रूट होता है उसमें वो एग लेइंग करती है, अंडे देती है, और वो जो अंडा है बाद में जैसे जैसे फल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा बन के और उसमें फल को अंदर ही अंदर खा के सड़ा देते हैं। जब फल हम बाहर से देखते हैं तो एकदम चमकीला स्वस्थ दिखता है, पीला रंग का हो जाता है, लेकिन जैसे ही काटते हैं तो अंदर लट हमको दिखाई देती है, वो फल मक्खी की लट होती है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी फल बनने की अवस्था आए उस समय हमको इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे मतलब फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए। बेर के बाग में अधिक नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है फल बेधक और फल मक्खी। क्लोरोपाइरिफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। छिड़काव करने के 1 सप्ताह तक फल नहीं तोड़ना चाहिए। फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंदर से छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी में एक काम और किया जा सकता है कि इसमें इसके नियंत्रण के लिए जो मिथाइल यूजेनोल के जो ट्रैप होते हैं वो जगह जगह पे 1 हेक्टेयर के बगीचे में लगभग 10 से 12 जगह उसमें पेड़ों में लगा दें, ताकि उसमें उस ट्रैप में इंसेक्ट आके और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। एक इसमें किसानों को महत्वपूर्ण कार्य ये भी करना चाहिए, जो फल मक्खी से प्रभावित है और वो ज़मीन पे गिर गए हैं उनको उठा के गड्ढा खोद के गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ गंदगी रहेगी तो उसका जो चक्र है कीड़े का
अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, वो जो चक्र है वो नहीं टूटेगा, और वो नहीं टूटेगा तो साल दर साल वो रोग, जो कीट है हमारा, आता रहेगा। इसलिए फल बगीचों के अंदर साफ सफाई बहुत आवश्यक है। साफ सफाई रखेंगे तो कीड़े बीमारियों का जो प्रकोप है वो बहुत कम होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है, अतः किसान गेहूं की बुआई करें। किसानों को खरीफ फसलों के अवशेषों को न जलाने की सलाह दी जाती है। परिपक्वता अवस्था में धान की कटाई करें। चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई कर सकते हैं। बरसीम की उन्नत किस्मों में मिस्कादी, वर्धन ले सकते हैं। बुआई के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति बीघा प्रयोग करें। चारे की अधिक उपज के लिए बुआई से पहले 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा दें। परजीवी और संक्रामक रोगों से जानवरों की सुरक्षा के लिए किसानों को स्टॉक यार्ड में साफ सफाई बनाए रखना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव असोरा, जिला बांसवाड़ा से उमाकांत वर्मा ने। आप मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उमाकांत जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। इस समय आप देख रहे हैं कि हम मिर्च के खेत में खड़े हैं और इस समय पर ये जो मिर्च लगाई हुई है, हम बात करते हैं कि मिर्च के लगाने के बाद में इस समय पर हम क्या कर सकते हैं। इस समय पर किसान भाइयों आप देखिए कि मिर्च में फूल आ रहे हैं और फल आ रहे हैं, और आप अगर नीचे देखें तो फल देखिए काफ़ी मात्रा में झड़े हुए भी पड़े हैं। देखिए फल काफ़ी मात्रा में झड़े हुए पड़े हैं और इसी प्रकार से फूल भी झड़ते हैं इसमें। तो किसान भाइयों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो फल और फूल हैं इनके गिरने को रोका जाए। सबसे बड़ी समस्या ये बहुत ज़्यादा समस्या है सब्जियों में और पौधों में भी। देखिए फल और फूल गिरने के मुख्य रूप से जो कारण हैं वो 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसमें किसी प्रकार के खाद वगैरह की कमी हो। दूसरा कारण ये है कि इनमें खादों की अधिकता ज़्यादा हो, और तीसरा मुख्य कारण ये है कि इनमें हार्मोनल बैलेंस होता है। वो हार्मोनल बैलेंस हालांकि इन्हीं ये जो खाद वगैरह होते हैं इन्हीं से गवर्न होता है, लेकिन फिर भी कई बार वेराइटल कंसर्न होता है, उसकी अगर कम ज़्यादा मात्रा हो जाती है खाद ज़्यादा कम पड़ने से, तो उसकी वजह से भी पौधे में हार्मोन चेंजेज आते हैं और उसकी वजह से ये पौधे के जो फूल और फल हैं वो गिरते हैं। तो इस समय इसका फल और फूलों के गिरने का जो प्रबंधन है वो इस तरीके से किया जाए कि इसमें अगर आपको पहले से नहीं पता चल रहा है कि इसमें खाद की कमी है या नहीं है और अचानक से पौधा फूल गिरा रहा है, तो उस समय पर हम क्या करेंगे कि प्लानोफिक्स जो बाज़ार में आता है या हमारे यहाँ मिलता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड हम उसको बोलते हैं, तो प्लानोफिक्स का 2 से 3 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिला करके और हर एक 7 दिन के अंतराल से 3 स्प्रे अगर कर दिए जाएं तो फूल झड़ना बंद हो जाएंगे और फल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और फल की जो साइज है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा। और आप खोल करके और अगर इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे मिर्च के ऊपर, तो ये जो आप कहीं कहीं पर देख रहे हैं कि जो पत्तियां पीली हो जाती है या और कहीं पर और तरीके से जो फल है वो छोटा आ जा रहा है, पौधे की बढ़वार कम हो जा रही है, तो ये लक्षण है कि इसमें खाद की कमी है। और अगर बहुत ज़्यादा पौधा बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसमें खाद अच्छा है और उसमें आप पानी भी अच्छा देते हैं। तो खाद और पानी
पानी अच्छा देने से अगर पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो फिर उसमें फूल नहीं आते हैं किसान भाइयों। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लिमिट हर एक पौधे के लिए तय की गई है। अगर इस समय पर आपको खादों की कमी अगर आपको दिखती है तो खादों की कमी को पूरा करने के लिए NPK 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। और अगर उससे भी जो प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो रही है तो कई बार एक सूक्ष्म खाद और आता है, उसका लगभग 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका भी स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और खादों की कमी को अगर हम दूर करेंगे तो पौधा अच्छा बढ़ेगा, और अच्छा बढ़ेगा तो अच्छा फल आएगा उसमें, और अच्छी हमें आमदनी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।